गुलामी की वजह भी यही थी कि यहाँ आपस में बंटवारा था, राजे रजवाड़े थे, गद्दी के लिए आपस में लड़ते रहते थे। उसी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आज समय नहीं है, मैं उसके ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। और सच्चाई तो ये है कि भाई आड़े राज किससे का रहा हो, मुगलों का था, उससे पहले दिल्ली सल्तनत थी और कितने राज्य आए, लेकिन इस देश के स्तर के ऊपर सदियों से एक इस तरह की व्यवस्था कायम थी जिसमें राजा को आओ फर्क नहीं पड़ता था। एक व्यवस्था तय थी जिसको आप मनुवाद कह, मनुस्मृति का जिसकी चर्चा की जाती, जिसके तहत एक जातिवादी व्यवस्था कायम थी और उस आधार के ऊपर ही लोग आगे काम तय थे। पैदा होते तय हो जाया करता कि तेरा क्या काम से, छुआछात आपस में एक दूसरे के से एक अलगाव की एक व्यवस्था सदियों से चलती है। एक गुलामी की प्रथा थी, उसमें महिलाओं के लिए भी, चाहे महिला वो ब्राह्मण के घर में भी क्यों ना पैदा हुई हो, महिलाओं के लिए भी एक स्थान गुलामों जैसा ही था। उसका काम, वो जो भी संस्कार बताए गए, अपने भी जो कहा करते ना कि जिसका मुंह में जबान नहीं और जिसकी नज़र नीची, अच्छी आदर्श महिला वो है जिसकी नज़र नीची रहे और जिसकी मुंह में कोई जबान नहीं, और वो पति को परमेश्वर माने, सास ससुर की सेवा करे, बच्चे पाले, घर का काम संभाले। तो एक तरह की गुलामी की व्यवस्था, पर्दे के भीतर रहना, कोड तय कर रखे थे। जैसे कानून के अंदर होता है, सबका अपना अपना जगह स्थान था और जचा रखी थी लोगों को कि भाई या तो भगवान की दी ओर है, आपकी कर्मा का फल है, किस्मत की बात से इतनी योनियों में से गुजर के आदमी बना हर, फिर कितने यो अगला पाछले जन्म का है जो आज या जो भोग रहे हो, वगैरह वगैरह। तो सदियों तक इस देश में ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन ये जो आज़ादी के आंदोलन की जो मैं बात कह रहा हूँ, जो आज के समय हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, उसमें इन तमाम चीज़ों के ऊपर सवाल खड़े हुए। आज़ादी का जब मसला खड़ा हुआ तो आज़ादी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ अंग्रेज़ों से? अंग्रेज़ों से ज़रूरी है, विदेशी राज है, अपने देश के संसाधन लूट करके ले जा रहे हैं। यहाँ के जो कुदरती जो संसाधन थे, खेती बाड़ी जो भी हमारा पैदा होता था यहाँ पे, और दुनिया का सबसे समृद्ध देशों में से था उस समय के ऊपर जब अंग्रेज आए। चीन और भारत दुनिया के दो देश ऐसे थे जिनकी अर्थव्यवस्था दुनिया में और देशों के मुकाबले ज़्यादा विकसित थी। यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे क्योंकि यहाँ की चीज़ों की मांग यूरोप में, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मांग थी। लेकिन आए, धीरे धीरे कब्जा करके उन्हें पूरा का पूरा कब्जा करते चले गए सारे संसाधनों के ऊपर। अब उसमें हालत ये पैदा हुई, आपको अचंभा होगा कि 1920 तक आते आते 1921 की जनगणना है, उस समय औसत आयु हिंदुस्तान की औसत कितना जीते थे? 30 साल की उम्र, 30 साल की उम्र औसत आयु थी। भूखमरी थी बड़े पैमाने पर, ऐसी कंगाली थी कि कोई भी काल सूखा डूबा कुछ भी आता था, बीमारी, लाखों की संख्या में लोग मरते। यहाँ के संसाधनों को, यहाँ के किसान की, मजदूर की मेहनत को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ा जा सके, ये था। इसलिए इससे मुक्ति पाना, इस राज से मुक्ति पाना
1857 का विद्रोह हुआ, बहुत बड़ा विद्रोह था, सिर्फ सैनिकों का नहीं था। उसमें अगर आप आज उठा करके देखते हैं, इतिहासकारों ने पूरे आंकड़े निकाले हैं, उसमें सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में किसान, कारीगर, मजदूर, महिलाएं, अपने हरियाणा में भी बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में लोग मारे गए। और छोटी कुर्बानी नहीं है, दहशत पैदा करने के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले। हरियाणा के ही ऐसी अनेकों मिसाल, ऐसी अनेकों जगह हैं जहां पर जिंदा लोगों के ऊपर रोड रोलर चला दिए गए, सड़क पर लिटा करके, गांव के गांव में आग लगा दी गई और आस पास के लोगों को बुला करके चौक चौराहे के ऊपर फांसी पर टांग देते, तोप के आग लगा के उड़ा दिया जाता। और यह भी है कि पेड़ के ऊपर गुलमेख आदमी का गुलमेख ठोक दी, उसमें से खून निकल रहा है, 10 दिन में 15 दिन में चील उसको नोच रही है, कोई बोल ना पाए, डर पैदा करने के लिए उन्होंने ये किया कि इसके खिलाफ। 1857 के बाद एक लंबा समय लगा हिंदुस्तान को दोबारा से खड़ा होने में, और उसमें हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं गांधी से, लेकिन गांधी पूरे देश की आज़ादी के आंदोलन में, क्योंकि आज़ादी के बाद का नक्शा क्या हो, किस रास्ते पर हो, इसको लेकर के हो सकते हैं, लेकिन गांधी का योगदान इस देश में सबसे ज़्यादा क्या रहा कि जो डरे दबे कुचले जो लोग थे, जो आतंकित थे, नुआड़ा क्या करते, 1857 के बाद एक कहावत थी कि राज का अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी नहीं आना चाहिए, इन तो बचो। उसने गांधी के हिंदुस्तान में आने से पहले 2 राज्य हैं जहां कुछ जन आंदोलन, जनता के आंदोलन, हड़ताल हैं, प्रदर्शन हैं, ये होते थे। महाराष्ट्र है, बंगाल है, इनमें हुए, इसलिए बंगाल का बंटवारा भी कराया गया। लेकिन पूरे देश के स्तर के ऊपर गांधी जी के आने के बाद पहली है 1919 के अंदर हड़ताल का आह्वान किया जाता है। आम आदमी भी अपने आप को स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर शिरकत कर सके, उसने कहा बायकाट करो, विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करो। तो ये तो इतना ही काम था कि मैं यूं कुर्ता नहीं पहनूंगा, अपना पहरो, खादी पहरो, खुद का कायद के पहरो, विदेशी का बहिष्कार करो। अब उससे एक हौसला विश्वास पैदा होता है, जनता की भागीदारी। जो अछूत माने जाते थे उनके घरों में पहुंचे, उनके बगैर आजादी नहीं मिलेगी। अखबार निकालने शुरू किए, पैदल यात्राएं शुरू की, जेल भरो, ऐसा योग आंदोलन करो, अंग्रेजों का ऐसा योग करो, इनके साथ सहयोग मत करो, इनके राज के साथ। छोटी छोटी कार्रवाइयां करते हुए देश के अंदर एक जागृति पैदा की, गुस्सा था। तो इस मामले में वो तो कदे कोई प्रधान रहा है नहीं कांग्रेस पार्टी का, पर पूरे देश के स्तर के ऊपर वो एक सबसे स्वीकार्य नेता के रूप में रहा, क्योंकि उसका योगदान बहुत बड़ा था। कोट्या पिट्या रेल मात अंग्रेजों ने ठाग फेंक दिया, जेल में घेर दिया। जो करे का बालक है ना को बड्डा उसने छेते जा पीटे जा, उसका ब्योत तो सह नहीं, उसके ऊपर के हाथ छा दे तो और ज्यादा, लेकिन रोए जागा पर अपनी जिद छोड़े नहीं। तो जिद वो आई थी देश की आज़ादी का, तो एक बहुत बड़ा योगदान था। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, अफसोस की बात यह है कि उनका इस देश की आज़ादी में ना सिर्फ कोई योगदान आपको नहीं मिलेगा, बल्कि वो अंग्रेजों के साथ। ये देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए और आज देश की सत्ता पर वो लोग आकर के बैठ गए जो अंग्रेजों के साथ थे।
आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी पार्टी है बीजेपी, कोई एक नाम बता दे कि आरएसएस का, हिंदू महासभा का, ये मुस्लिम लीग, ये जो धर्म के नाम पर जो संगठन बनाए थे, उसके पीछे राजनीति थी देश को बांटने की राजनीति। अंग्रेजों का यही तो नीति थी, बांटो राज करो, फूट डालो राज करो। उसकी पैदाइश थी मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस। धर्म के आधार के ऊपर लोगों को लामबंद करना, मुख्य दुश्मन उससे लोगों का ध्यान भटका करके आपस में एक दूसरे को लड़ा। जिसने ये अपना आदर्श मानना है, जिसका नाम तुमने सुना होगा, कौन है इनका आदर्श है? सावरकर, जिन्हें ये वीर सावरकर कहे। वीर सावरकर, क्या वीरता है उसकी, क्या कारनामा है उसका, जिसने ये आदर्श मानते हैं अपना। वो एक क्रांतिकारी था एक समय पर, उसको सजा हुई, काले पानी की जेल भेज दिया गया। अनेकों क्रांतिकारी काले पानी की जेल गए, लेकिन उनमें से एक ऐसा आदमी था जिसने माफी मांगी। एक बार नहीं, उसकी 6 चिट्ठियां हैं अंग्रेजों से। मेरे से गलती होगी, आप बड़े हो, माई बाप हो, मौका दो और मैं तुम्हारे लिए बहुत काम का साबित होऊंगा। एक बार आप मौका दे के देखो। वो आदमी को जेल से छोड़ा गया और उस समय का, आप बूढ़े बुजुर्ग का तो बात करके देखना, 60 रुपये अंग्रेजी सरकार ने उसकी पेंशन तय करी महीने की। 60 रुपये, 60 रुपये महीना पेंशन। क्या थे, क्या खास बात थी? वो पहला व्यक्ति है जिसने इस देश में धर्म के आधार पर 2 देश बनाने की मांग करी। हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं का न्यारा, मुसलमानों का न्यारा, एक देश नहीं हो सकता। यह उसकी विशेषता थी। वो हिंदू महासभा का नेता रहा। गांधी की हत्या करने में भी उसका नाम था। कोर्ट के अंदर सिर्फ सबूत के आधार पर, संशय के आधार पर उसको छोड़ा गया। बाकी सच्चाई है कि गांधी की हत्या करने वाला आदमी, क्या नाम था उसका? गोडसे। वो हिंदू महासभा आरएसएस का कार्यकर्ता था। उसके भाई ने किताब भी लिखी। आरएसएस ने कह दिया हमारा था ही नहीं, लेकिन उसके भाई जो उस केस में भी था, उसने लिखा। बचपन से हम दोनों भाई शाखाओं में जाया करते थे, हिंदू महासभा में इसमें थे। ये नफरत की राजनीति। एक आदमी जिस समय आज़ादी मिली देश में, देश का बंटवारा भी हुआ, धर्म के आधार पे हुआ और दुनिया में इतनी बड़ी त्रासदी कि जिसमें लाखों लोग मारे गए, यहाँ से उधर, उधर से इधर आए, हिंदू, सिख, मुसलमान, कत्लो गारत, कितनी आबादियाँ उजड़ करके दूसरी जगह पर गई। ये इस नफरत की राजनीति का था, जिसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये उस राजनीति का ही पैदाइश थी, जिसकी वजह से एक तरफ हमने आज़ादी हासिल करी और उसी के साथ साथ देश का बंटवारा भी झेला, और बंटवारे के साथ सांप्रदायिक हिंसा इस देश को भुगतनी पड़ी, जो उसका नतीजा था। उस समय पर वो आदमी जो देश की आज़ादी के आंदोलन का नेता था, वो आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुआ। वो ये हिम्मत कर रहा कि जहाँ दंगे हो रहे हैं नोआखली में, जो आज बांग्लादेश में, वहां जा करके बैठ गया शहर के बीच में, हिंसा को रोका जाए। और उसका प्रभाव था, भूख हड़ताल पर बैठ गया, मरूंगा, लड़ना बंद करो। अपन देखते हैं दंगे होते हैं जब जात पर, धर्म पर, कई बार अपन
हमने भी देखा कुछ टाइम, नेता बिल में बढ़ जाए और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ दंगा करने के बीच में जा करके भूख हड़ताल पर बैठता है, दंगों को रोक जाए। उसके बाद दिल्ली आता है, दिल्ली में भी यही सबसे बड़ी दुश्मनी इनकी हिंदू महासभा और आरएसएस की गांधी से यही थी कि वो हिंदू था, हिंदू धर्म न मान्या करता, लेकिन वो सांप्रदायिक एकता का, धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर था, कट्टर पक्षधर था। हिंदुस्तान, इसके बगैर हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती। ये जो विविधताएं हैं जो हमारे देश के अंदर, सिर्फ विविधता हिंदू मुसलमान की नहीं है, इसमें अनेकों धर्मों के मानने वाले लोग हैं। इसमें ना सिर्फ अनेकों धर्मों के मानने वाले लोग हैं, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा आपको, ऐसा विरला देश। अंग्रेजों ने कभी नहीं माना कि यह एक देश हो सकता है। अनेकों भाषा बोलने वाले लोग हैं, हमारी बोली नहीं मिलती, दक्षिण में चले जाओ, मलयाली हैं, तेलुगु हैं, तमिल हैं, मराठी हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, उड़िया हैं, कितनी भाषाएं हैं, आसामी हैं। तो एक देश के क्रोश का वो क्या करते हैं, लेकिन दुनिया का एक देश बनकर दिखाया, विविधता में एकता, हम इकट्ठे रहेंगे। हर भाषा का, हर धर्म के मानने वाले का आदर होगा। कौन किस धर्म न मानने ना मानने, ये उनकी आज़ादी होगी, ये व्यक्तिगत मसला है। राज इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज का कोई धर्म नहीं है, राज सबके लिए एक जैसा। किसी को धर्म को प्रोत्साहन राज नहीं देगा, ना राज के मामले में धर्म हस्तक्षेप करेगा और ना राज धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। ये समझदारी बनी, हमारी एकता का आधार बनाई, लेकिन उसकी हत्या की गई। और पहली बार इस देश के इतिहास में एक नक्शा बना जिसमें बाबा साहब अंबेडकर वैसे ही नहीं बन गए चेयरमैन संविधान उसके सभा के, वो जहां से मेंबर पार्लियामेंट थे वो तो चला गया पाकिस्तान में। उनको बाकायदा कांग्रेस पार्टी के, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, नेहरू का ये योगदान है, उनको मेंबर बनवाया गया। वहां से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार वापस लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार वापस लिया, और उनको, जबकि उसकी पार्टी का तो एक का था वो, अगर देखा था तो, लेकिन वो संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। वो पक्ष यही था, वो विद्वान तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो सदियों से इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दबा कुचला हिस्सा रहा, ये उस तबके से है। हमारा आजाद भारत के अंदर आगे से अब ये नहीं होगा, इसलिए संविधान सभा के अध्यक्ष वो बनाए गए, का बहुत बड़ा योगदान है। और ये लिखा गया जब तक दुनिया के अंदर और कोई देश ने नहीं था कि अपने देश में पहली बार, अमेरिका आज का है दुनिया का सबसे पुराना जनतंत्र, बहुत लंबे समय तक वहां काले लोगों को वोट का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, यूरोप में भी नहीं था। हिंदुस्तान पहला देश आज़ादी के तुरंत बाद घोषणा करता है कि हमारे देश का बालिग, उस समय 21 साल की उम्र तय करी थी, बाद में 18 साल तय करी, जो भी बालिग, औरत होगी मर्द होगा, जात के धर्म क्या कुछ उसके आधार पर नहीं, सबको मताधिकार होगा। हेलो निखिल, हेलो, ना मैं अभी बोल रहा हूँ, जींद हूँ, और तेरी मम्मी से कर लो बात है। हेलो हेलो। तो ये कोई मामूली बात थी नहीं। जिस देश में महिलाओं के लिए या थी कि वो चौपाड़ के आगे के भी लिकड़ेगी तो घूंघट करके लिकड़ेगी, चौपाड़ में चढ़ नहीं सकती थी। जिनको एक जो मजदूर तबका, मेहनत का तबका, कारीगर लोग, तमाम तरह की प्रतिभाएं हैं जिनकी, उन लोगों के लिए वो नीचे बैठेंगे, अछूत जिनको माना जाता है। वो ना सिर्फ अब वोट का अधिकार, वो देश की सत्ता के ऊपर भागीदार होंगे। उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई, वो मंत्री बन सकते, प्रधानमंत्री बन सकते, जो भी है वो हो सकता है।
किताबी तौर पर संविधान के अंदर एक बात लिखी गई, दिशा निर्देशन तय हुए कि आगे से क्या बनेगा, देश का आज मालिक कौन। तो संविधान की पहली शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग तय करते हैं कि हमारा भारत क्या होगा, एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य होगा, हम बनाएंगे, हम शपथ लेते हैं। क्या होगा उसके अंदर? उसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर न्याय, सबको बराबरी होगी। ये लिखा जाता है, शुरुआत में लिखा जाता है। किसी तरह का लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग रूप के आधार के ऊपर, धर्म के आधार के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये लिखा जाता है। जो सदियों से देश के स्तर के ऊपर जो चलता आ रहा था, उसमें घटा करके हर आदमी जो भारत में रहता है, जो भारत में पैदा हुआ है, वो एक नागरिक है और हर नागरिक बराबर है। हर आदमी की एक वोट, हर वोट की एक कीमत, एक गिनती, तुलेगी नहीं। अमीर हो, गरीब हो, क्या हो, उसका मूल्य एक। हालांकि अम्बेडकर ने भी कहा संविधान कितना बढ़िया बन जाओ, अगर उसको लागू करने वाले लोग ठीक नहीं होंगे तो ये लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। और उसने कहा अपना राजनीतिक तौर पर बराबरी हासिल कर ली, आजादी हासिल कर ली, एक आदमी एक वोट की एक कीमत। लेकिन जब तक आर्थिक और आपके सामाजिक तौर पर गैर बराबरी बची रहेगी तो यह आजादी भी बचेगी नहीं। यह चेतावनी भी दी थी जिस दिन संविधान स्वीकार किया गया, उस दिन यह चेतावनी भी दी थी। आज वो हमारे सामने स्थिति साफ दिखाई दे रही है। हमने मान लिया आजादी होगी, अपना देश आ गया, अपने लोग हैं। एक समय तक आजादी के आंदोलन से जो लोग निकल के आए थे, जिनकी हम बात कर रहे हैं, नेहरू है, सुभाष है, नहीं लाल बहादुर जी हैं। लाल बहादुर जी की एक बात मैं आपको बता दूं, हम जब स्कूल में पढ़ा करते उस टाइम, छोटे बालक, अनाज नहीं होता था देश के अंदर खाने का, बाहर से मंगाना पड़ता था। अमेरिका का लाल गेहूं आया करता और वो हम पर दाब देता, क्योंकि जिसकी रोटी खावा उसकी दाब भी उठनी पड़े है। वो कहता मेरे पाले में आओ, नहीं तो सारे दाने बंद कर दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री अपनी घराड़ी तो बतलाया, ये अपमानजनक है। क्या हम हफ्ते में एक वक्त व्रत कर सकते हैं? मैं देश के लोगों से ये अपील करने जा रहा हूं, पर मैं अपने घर में इसने लागू कर सकूं तो ही मैं कहने जोगा हूँगा। आज बड़का ने एक टाइम का रोटी मत दिए, इनसे बात कर। मियाँ बीबी बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, और पहली शुरुआत अपने घर से करे है। और उसके बाद देश के लोगों को आह्वान किया जाता है कि भाई बाहर कटोरा लेकर जाना पड़ा, इस अपमान की बात कुछ नहीं हो सकती है। जय जवान जय किसान का नारा इसी की तरफ से दिया गया था। आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और जब तक जो सह मिल बांट के खाएं, और उसमें एक वक्त, एक सप्ताह में एक टाइम देश व्रत बरती रहा है। या राशन वितरण व्यवस्था शुरू की गई, मिल बांट के तो जब होगा, सबके लिए राशन सरकार की तरफ से सस्ती दर के ऊपर उपलब्ध करवाया जाए, ये व्यवस्था लागू की गई। खेती बाड़ी के अंदर हालांकि जो आज़ादी के आंदोलन के समय पर जो तय किया गया था कि धन और धरती बटकर रहेगी, वो काम तो नहीं हुआ। विनोबा भावे आगे, दान दो भूमि, दान दो भूमि, दान दो। दान कौन देता? थोड़े बहुत लोग दे दी कुछ लोगों ने, लेकिन सवाल ये था कि बड़े बड़े जागीरदार जमींदार, उनकी ज़मीनों को लेकर के जो खेती करने वाले भूमिहीन लोग जो सदियों से काम करते आए, ज़मीन का मालिक बनाया जाना चाहिए था। वो काम नहीं किया गया। वो काम जम्मू कश्मीर में पहला हुआ। जिस जम्मू कश्मीर को ये आज पाकिस्तान पेश करते हैं, वो जम्मू कश्मीर है जो हिंदुस्तान के अंदर अकेला ऐसा राज्य था बहुमत जिसमें मुसलमान थे, पाकिस्तान का जिसका बॉर्डर लागे थी, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं गए। और वहाँ राजा हिंदू था, वो हिंदुस्तान में आना नहीं चाहता था, हरी सिंह, और वहाँ से पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी कब्जा करने के लिए, जो आज भी उसके इलाके कब्जे में है। उसके खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा था? ये शेख अब्दुल्ला, वहाँ के किसान मजदूरों की फौज।
उनने कहा नेहरू तो फौज भेजो, और जब उसने राजा ने भी जची की तो जागा तेरे हाथ में तो भाज लिया कश्मीर छोड़कर, तो उसने दस्तक करे। और वहां आने के बाद वो देश का आजादी के आंदोलन में जो नारा था धन और धरती बटेगा, वो शेख अब्दुल्ला की सरकार ने असल में के कश्मीर में सबसे पहले किया। वहां किया था। इसलिए वहां औसत अगर जाओगे कश्मीर के लेवल पर, ये जाति के आधार पर भेदभाव वो नहीं मिलेगा आपको। वहां आपको जो ये जो कहते ना आरक्षण नहीं था, फलाने नहीं था, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जमीन के मालिक हैं, जमीन मिली है, इसलिए उनका जीवन स्तर अपेक्षाकृत बेहतर स्थापित हुआ। हिंदू भी थे, अल्पसंख्यक मुसलमान थे ठीक, लेकिन उड़े भी अनुसूचित जाति के लोग से थे। और वो जाति प्रथा की सबसे बड़ी अगर जड़ें काटनी थी तो यूँ काम करना था, यूँ नहीं हुआ। कुछ जगहों पर कानून बनाए जरूर, आधे अधूरे, कुछ कुछ किते लागू हुए, मेरे उसमें कमजोरियां छोड़ दी, लेकिन उसके बावजूद भी आत्मनिर्भरता के लिए ये हुआ, बांध बने, पानी आया खेता में, सरकार ने खेती में पैसा लगाया, यूनिवर्सिटी बनाई, और इस हिसाब से जरा एक फसल हुआ करती, दो दो फसल, तीन तीन फसल होने लग गई, जरा 5 मणे दाने थे 50-70 मण तक होने लग गए। हरित क्रांति के क्षेत्रों के अंदर आत्मनिर्भर बने। लेकिन दो चीज तय हुई गेल की गेल, एक तरफ किसान जिसका भाव अंग्रेजी राज में कोई तय नहीं करा करता, लाला जी तय करा करता, मंडी के अंदर वो आपस में गठजोड़ कर लिया करते। तो सबसे बड़ी समस्या तो उड़ गई थी ना कि वो तोल में भी काटा करते और वो मोल में भी काटा करते, और किसान कर्जदार होता था, फिर उसकी जमीन कुड़क हो जाया करती थी। तो पहली बार एक कानून जो पंजाब के अंदर, जिसमें छोटू राम उस समय पे थे, यूँ कानून बना था कि बस जमीन कुड़क नहीं होगी, इसके बड़द कुड़क नहीं होगी, इसकी गाड़ी कुड़क नहीं होगी किसान की, और जो कर्जा ले रखा है उससे 2 गुने फालतू का भुगतान नहीं होगा। कुछ मंडी की व्यवस्था की गई, लेकिन आज़ादी के बाद इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाया गया कि बस सरकार लागत के हिसाब किताब से कमीशन बढ़ेगा, वो तय करेगी कि भाव क्या होगा, और सरकार खरीद देगी। और सरकार खरीद करके, क्योंकि अंग्रेजा के टाइम पर जो काल पड़ा करता, डूबा हुआ करती, कोई बात होती थी तो गोदामा में तो कुछ ना पाया करता, क्योंकि अगर करे नहीं रखा था, वो तो ले जाया करते अपने देश में। तो ऐसे वक्त के ऊपर, आपदा के समय के ऊपर, देश भूखा ना मरे, एफसीआई बनी, गोदाम बने, उसके तहत राशन वितरण व्यवस्था कायम की गई। सबके लिए डिपो के ऊपर राशन उपलब्ध होगा। जिस समय पर दाने ना भी होंगे तो भी आपके पास इतना कोष गोदाम में रहना चाहिए अनाज, ताकि लोग भूखे ना मरें। ये व्यवस्था कायम हुई थी, और वो उस टाइम पर हुई थी जब देश लुटा पिटा था सदियों का। उस समय अमीर जो लोग थे उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया गया। सरकार की कुल कमाई का 75% अमीर लोगों पर टैक्स से आता था। आम आदमी के ऊपर जो टैक्स है उससे 25 पैसे आते थे 100 में से। उस आधार पर ही था कि स्कूल खुले, गामा गामा भाई देश पढ़े, का ये मंदिर है, देश को विकास करना है तो अपने बालका ने पढ़ाओ, देश तभी विकास कर सकता है। तो सबके लिए बराबर शिक्षा, कॉमन स्कूल, सबके बालक इकट्ठे पढ़ेंगे, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, इकट्ठे पढ़ेंगे, एक स्कूल होगा, न्यारे नहीं होंगे। अंग्रेजा के राज में थे न्यारे, अंग्रेजा के स्कूल न्यारे, हमारे न्यारे, और वो भी सबके थे भी नहीं, उनका एक स्कूल हो, सबके लिए समान शिक्षा। हुकूमत कुछ पढ़ लिख करके आए। एक समय के ऊपर लुटा पिटा देश था। कोई आपके नए अस्पताल खुले थे, अगर याद करके देखो, मैं अपने बचपन में पता है, मेडिकल के अंदर ना तो कोई कार्ड की फीस थी, ना कोई पट्टी का, ना कहेगा, मुफ्त इलाज था। ये उस समय की बात है। फ्री एजुकेशन, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, राशन के ऊपर राशन वितरण व्यवस्था। हेलो, शुरुआत की गई देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज जब हम पहुंचे हैं, धीरे धीरे
वही जो अंग्रेजों के साथ थे रजवाड़े, वही टोपी पहन के कांग्रेसी हो गए। वो खरना बदल गया राजनीति का। और धीरे धीरे यही आया कि जो एक समय के ऊपर सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा किया गया, क्योंकि संविधान में ये लिखा था कि जो कुछ इस धरती पर है ये देश की जनता उसकी मालिक है, और जनता जिसको चुनेगी वो इसका मैनेजर होगा। इन संसाधनों को कैसे उसका प्रबंधन करना है, और इस तरह से प्रबंधन किया जाए कि जिस तरह अमीर और गरीब की खाई मिटे। एक समय आप देखोगे हिंदुस्तान में तो कुछ समय तक आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं और फिर उसका उल्टा गिर लगना शुरू। अपहरण कर लिया गया हमारी आज़ादी का, और उसी में से धीरे धीरे ये भ्रष्टाचार, मौका आपाधापी, परिवारवाद, ये सब चीज़ें पनपती चली गई। और उसी कीचड़ में से फिर यूँ कमल का फूल, जिन अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जिनका अंग्रेज़ों लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, वो हिंदुत्व की बात करके राष्ट्रवाद की, नकली राष्ट्रवाद की, क्योंकि यही जो पैसे वाले जो लोग हैं, ऐसे ही नहीं मोदी सत्ता में आ गया। एक पूरा प्रोजेक्ट है। वही बात है ना, ये वह राक्षस हैं जो माँ का दूध पी कर छोटा बालक बड़ा हो जाए और फिर माँ का खून पीने में तैयार हो जाए, फिर खून पिएगा, अब दूध तो काम नहीं चलता। ये जो पूंजीपति थे, एक समय के ऊपर सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक बैंकों से उसको पूंजी दी गई, तकनीक दी गई, सरकार ने IIT बनाई, नई नई खोज टेक्निक की करी, टेक्नोलॉजी सरकार देगी, पूंजी सरकार सस्ती दर पर देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, आपके तमाम बंदरगाहें, आपके सड़कें सरकार ने बनाई। और जब वो बड़े होते चले गए, पूंजीपति बड़े बढ़ते चले गए, न्यू बोले हमारा वाला करी ना, इब हम चलाओगे बंदरगाह, इब हम चलाओगे जहाज। एक समय पर तो ये एयर इंडिया टाटा का था, सरकार ने लिया, बैंक प्राइवेट थे, सरकार ने लिए, बीमा कंपनी प्राइवेट थी, सरकार ने ली, तेल के कुएं सरकार ने लिए, कोयले की खान सरकार ने ली, क्योंकि ये सब का सार्वजनिक है, प्राइवेट नहीं हो सकता, संविधान ने ये कहा था। तो ये सबको सबके लिए लिया गया, देश का है खजाना, उसी में से कानून बने मजदूरों के लिए भी। लंबी लड़ाइयाँ थी, अंग्रेजों के टाइम पे भी थी। यूनियन बनाने का संविधान में लिखा है कि न्याय के लिए बोलने का अधिकार हर नागरिक को है, संगठित होने का अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी अपने न्याय के लिए संविधान में लिखा। इसलिए यूनियन बनाने का अधिकार, काम के घंटे तय, औरत और मर्द दोनों के बीच में वेतन की असमानता नहीं हो सकती, समान काम समान वेतन, ये कानून के अंदर हुआ। सामाजिक सुरक्षा, काम करते हुए कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो उसका मुआवजा, पेंशन, मातृत्व लाभ, माँ है बच्चा पैदा करती है तो समाज के लिए है। उस समय के ऊपर माँ को भी बच्चे को भी जरूरत है छुट्टी की, टाइम चाहिए, समय वेतन उसको छुट्टी दी जाए, वगैरह वगैरह, ये सब स्वास्थ्य लाभ वगैरह वगैरह कानून बने थे एक समय के ऊपर। वो आज़ादी के आंदोलन का प्रभाव था, एक प्रगतिशील रास्ता संविधान के तहत बना था। लेकिन जैसे जैसे निजीकरण का रास्ता बढ़ता गया, संसाधनों पर कब्जे होते चले गए, तो देश के प्रचार तंत्र के ऊपर भी पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया। अब आज का अखबार, टेलीविजन, तमाम का तमाम प्रचार तंत्र, वो आम आदमी की क्या दशा है आज देश में, उसकी चर्चा नहीं करता। वो डिंडोरची हो गया है, वो प्रचारी हो गया है, वो सूचना नहीं देता, वो जानकारी नहीं देता, वो आपको जागृत नहीं करता, वो देश के नागरिकों की दशा दिशा के बारे में लोगों को आप बता नहीं रहा है, वो कुछ और मसलों पर चर्चा कर रहा है। और ये जो ताकत पैसे की आई, इस पैसे के बल के ऊपर, यह है जो चुनाव के अंदर बड़ा चंदा, उसका हेलीकॉप्टर दिए गए, सारे अखबारों के अंदर गुजरात मॉडल, मोदी जी अवतार, गुजरात में कमाल किया उसने विकास का। यो कमाल था कि जो आदमी आज दुनिया में 2 नंबर का सबसे अमीर है, अडानी, वो गुजरात का है। 10 साल 15 साल पहले तक आपने उसका कभी नाम नहीं सुना होगा। वो गुजरात के अंदर मोदी का मॉडल यही था कि अंबानी अडानी जैसे लोगों को 1 रुपया गज के भाव पर समुद्र के बंदरगाह के कांठे लगते हुए जमीन उनको दी गई थी, बड़े पैमाने पर दी गई, छूट दी गई तमाम तरह से। उनने यूं कहा कि मोदी
मोदी का है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी करेगा कमाल। और वो उन्होंने पहली बार देश में है राजनीतिक पार्टी तय करती थी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। यहां बीजेपी ने तय नहीं किया, आरएसएस ने तय नहीं किया, सबसे पहले तय किसने करा? ये जो पूंजीपतियों का संगठन है उसने तय किया कि मोदी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होना चाहिए। और उसके लिए तमाम पैसा, संसाधन, प्रचार जुटा करके लोगों के बीच में, और वही छल कपट की भाषा कहा गया, जो उसके उस समय के भाषण याद करो कि देश का आज रुपया की कीमत गिर रही है डॉलर के मुकाबले। ये सिर्फ रुपए की कीमत नहीं गिर रही, ये देश का सम्मान गिर रहा है। जिस समय डॉलर 50 रुपया का था उस समय पर देश का सम्मान गिरा था, और आज डॉलर 82 रुपया का हो गया, कुछ चर्चा ही नहीं है, सम्मान बढ़ रहा है। नुका दुनिया में हमारा बड़ा रोशन हो गया हिंदुस्तान। उस समय की याद करो नारे, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये नारे थे। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा, किसानों को कहा था स्वामीनाथन के जो लागू करूंगा, थारा भाव दूंगा। और मजदूर तो श्रमजीवी हैं, सत्यमेव जयते की बजाय सर्वमेव जयते बोलो। चौखट के ऊपर संसद के नाटक पूरा लोगों को भ्रमित किया और राम राज लाओगे, आ गया हिंदू राज, आ गया। 8 साल हो गए, यूं हिंदू राज का ट्रेलर आपके सामने है। अब यह भ्रम हमारे बीच में, खास तौर पर जो CITU से संबंधित हमारी जो संगठन यूनियन है, लड़ाई में है, अपनी अपनी मांगों को लेकर के हैं। लेकिन ये बात कुल मिलाकर के देखने की, सोचने की जरूरत है आज देश को स्तर पर, कि ये जिसका हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, ये हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर आपके सामने है, जिसमें देश के तमाम संसाधन जो हमने खड़े किए थे आज़ादी के बाद देश की आत्मनिर्भरता के लिए, संप्रभुता के लिए, आज वो तमाम के तमाम एयर इंडिया बेचा जा चुका। देश के तमाम हवाई अड्डे, बड़े बड़े हवाई अड्डे आज अडानी के पास हैं, बंदरगाहें उसके पास हैं। आज हालत ये है कि देश में कोयला है भरपूर मात्रा में बिजली पैदा करने के लिए, लेकिन अपने यार को फायदा पहुंचाने के लिए कहता है कि बिजली बनाने वाले कारखाने जो कोयले से बनता है 10% आपको विदेशी कोयला खरीदना पड़ेगा, क्योंकि विदेशी कोयले की खान ऑस्ट्रेलिया के अंदर अडानी ने ले रखी है। उसको फायदा, उनके कर्जे माफ होते हैं। 12 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अब मोदी के आने के बाद बड़े बड़े साहूकारों का, अडानी अंबानी जैसों का माफ हुए हैं। वो है जो देश का पैसा लूट करके भाग गए, विदेशों चले गए, वो इनके लोग थे, मेंबर पार्लियामेंट बना रखे थे। और हमारे ऊपर क्या हुआ, जब सबसे बड़ी आपदा थी, सबसे ज्यादा पीड़ा थी लोगों के बीच में, कोरोना था, उस समय के ऊपर तेल के ऊपर, तेल महंगाई के लिए बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान तेल का। तेल एक चीज नहीं है, चाहे तेल कोई खरीदता भी ना हो तो भी उसको भी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। तो अगर चाय की पत्ती बिस्कुट भी लेगा तो वो भी कितने आवेगा, वो ट्रांसपोर्ट में आओगा, तेल लग गया उसमें, महंगाई बढ़ेगी, हर चीज में महंगाई बढ़ेगी। तेल के ऊपर इतना टैक्स हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ जितना आज है। 1 साल में 4 लाख करोड़ रुपए, सिर्फ 1 साल में, पिछला साल, उसका आंकड़ा बता रहा हूं, सिर्फ तेल और गैस के ऊपर जो इन्होंने टैक्स लगाया है मोदी ने, 4 लाख करोड़ रुपए की सरकार की कमाई है, लूटा है लोगों को, 4 लाख करोड़ 1 साल में। गरीब आदमी करहा रहा था, काम छूट गए थे कोरोना के चलते, और उस समय के ऊपर आपने यूं काम किया। और इसको लेकर के यूपी में क्या है, वो जो राशन के उसके ऊपर भी थैले के ऊपर मोदी का फोटो, मोदी का नमक खाया है, मोदी का अनाज खाया है। गरीब आदमी भिखारी बना दिए। तेरे बाप का है, देश का है अनाज, मोदी के घर का है क्या? ये देश ने पैदा किया, इससे काम खातिर पैदा किया है। आपदा के समय आपसे छीना, और जैसे अगर टुकड़ खोड़ थोड़ा टुकड़ा डाल दिया और उसके ऊपर कह दे देखो मैंने कितना बड़ा तुम्हारे लिए क्या, वोट दो। प्रचार आपके साथ है, टीवी आपके साथ है, ये सब चीजें। और एक के बाद आज ये सारे कानून मजदूरों के, अपन लड़ाइयाँ लड़के भवन निर्माण कामगार यूनियन के लिए कानून बनवाया था, उस समय पर बना था जब एक मिली जुली सरकार थी। कहना मिली जुली सरकार, बोला भाई देश में मजदूर पार्टी चाहिए, सरकार चाहिए मजबूत। हमने तो भाई मजबूत प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमने जिम्मेदार प्रधानमंत्री चाहिए।
जो जवाबदेह हो, मिली जुली सरकार के ऊपर दाब देने का था, उसने यू कानून बनाना पड़ा। दाब थी, तब भी मिली जुली सरकार थी जब यू नरेगा का कानून बना। कांग्रेस का राज रहा, अकेली मजबूत प्रधानमंत्री थी, कदे कानून नहीं बना, भवन निर्माण का नहीं बना, मनरेगा का नहीं बना, कर्जा माफी नहीं हुई। लेकिन जब मिली जुली सरकार थी और उसमें हमारी दाब थी, लाल झंडे की दाब थी, हम मंत्री नहीं बने, भारत समर्थन दिया, पर हमने कहा यूँ करना पड़ेगा, मंत्री छोड़ दे आप, ये सबसे ज़्यादा खेती के बाद काम करने वाला कोई है तो भवन निर्माण के कारीगर हैं। बुलबुले की डड़ा पड़ के मर जाए, कोई संभाल दिया नहीं, कड़ी टूट के पड़े रहे, हालात बन जाते हैं सब। और उस आधार पर बना कोष, बना एक उम्मीद बनी, उसके आधार पर कहा कि सबके लिए, असंगठित क्षेत्र का जितना भी मजदूर है, घर में पोछा लगाने वाली महिला भी है, उसके लिए भी कानून बनना चाहिए। ये मांग पूरे देश के अंदर बढ़ती चली गई, कुछ कानून बनाने पड़े, रेडी पटरियां खातिर भी बने, सब खातिर बनना चाहिए। सामाजिक काम है, देश का है, उसके लिए सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, मुझे याद है कि बीजेपी की सरकार में आने से पहले हमने हड़ताल करी, लेबर कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्वीकार किया गया, कौन सी थी, 43वीं कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर यह स्वीकार किया गया कि इनको कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, वर्कर का अधिकार मिले। सरकार बदलेगी। उसके बाद आप देख रहे हैं, एक के बाद एक, ना सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वाले, दफ्तरों में काम करने वाले, उनके कानून खत्म करे, लेबर कोड खत्म करे, किसानों के लिए कानून लेकर के आए, पूरी जमीन खेती लायक कॉरपोरेट के हवाले करने की तैयारी थी। ये जो हमारी राशन वितरण व्यवस्था है, अगर वो कानून बन गए होते तो ये खत्म हो जानी तय थी, क्योंकि गोदाम एफसीआई के नहीं रहने। अभी भी इनकी कोशिश, अडानी के गोदाम बन गए अपने हरियाणा के अंदर, एफसीआई नया गोदाम नहीं बना रही, किराए पर ले रहे हैं। व्यवस्था नहीं की थी कि मंडी के बाहर वो खरीदेंगे, वो अपना भंडारण करेंगे। जब सरकार का भंडारण नहीं होगा तो राशन वितरण व्यवस्था कैसे चलेगी? सरकार के पास राशन नहीं होगा तो वही होगा जो अब हो रहा है। तेल की कंपनियां एक समय पर सरकार कंट्रोल करती थी, सरकार के उसमें थी, सरकार बातें करती थी। अब सरकार कहती है हम क्या कर सका, तो बाजार में है तेल, दुनिया का भाव बढ़ेगा तो भाव बढ़ेगा, घटेगा तो घट जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ये काम राशन में होना था, अभी भी खत्म नहीं हो गया। तो किसानों के ऊपर हमला, मजदूरों के ऊपर। अब यूं नहीं थोड़ा ना है कि अपना भवन निर्माण के जितना कोष तो है, लेकिन धक्के खाते आते हैं। आपकी तमाम ये जितनी स्कीम है, योजनाएं हैं, इन सब को मोदी ने तो आते हैं भाषण दिया था, मनरेगा। कांग्रेस आता है, क्या था मजाक उनकी खिल्ली उड़ाते हुए, बोला इसका स्मारक बनाऊंगा थारा, जो कुतुब नखड़े को दुआए थे ना देश में, इसका स्मारक बनाऊंगा। स्मारक का मतलब समझो तुम, यादाश्त, उसकी वो आप मड्डी बना के धर दो, फोटो ला दो, उसके माड़ा पर आ दो। आज उसको स्मारक बनाने की तैयारी कर रहा है। मनरेगा के काम के ऊपर बजट लगातार कटौती करके और उसको खत्म किया जा रहा है। राशन वितरण व्यवस्था में यही है, कई चीजें, चीनी गई, तेल गया, कई चीजें गई, धीरे धीरे जाएगा। इस दिशा में चल रहा है और ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है आज, कि जहां एक तरफ ये जो ताकत कॉरपोरेट के पास जो बना पूरे देश के अंदर। अब मैं राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे मालूम है हर पॉलिटिकल पार्टी का अगर साल में भी कोई 20,000 रुपये चंदा देता है, एक साल में एक आदमी अगर कोई 20,000 रुपये भी चंदा देता है, तो हमें उस आदमी का नाम, उसका बैंक खाता और पैन नंबर यो हमें देना पड़ता है। इलेक्शन उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताना पड़ता है। लेकिन मोदी ने आने के बाद एक नया कानून बनाया जिसका नाम धर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड। 100 करोड़ रुपए का भी कोई बॉन्ड खरीदेगा तो उसको कोई पैन कार्ड बताने की किसी की जरूरत नहीं है। किसने खरीदा, किसको दिया, किस पार्टी को दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड, हजारों करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के, काला धोला। उस समय के ऊपर जो भी कानून आया गैर कानूनी तरीके से लाया गया। हमारे रिजर्व बैंक ने, उस समय के इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दे करके कहा कि ये गलत होगा, देश में चुनाव स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, देश में काला धन होगा,
ये गलत होगा, ये कानून गलत है। लेकिन आज हालत यह है कि न्यायपालिका के ऊपर भी आज नकेल कस दी गई है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को टाइम नहीं है इस कानून जो गैर कानूनी ढंग से संसद के अंदर बनाया गया था उसके ऊपर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। ये है तो एक व्यवस्था है जिसके तहत आज उनके पास ये है कि हम हार भी जाएगी बीजेपी तो एमएलए जीत खरीद लेंगे। कई राज्यों में किया। तो इस हिसाब से एक निरंकुश सत्ता, तानाशाही, कोई बोल रहा है तो उसको भीतर कर दो, देशद्रोही बताओ। विद्यार्थी आंदोलन कर, देशद्रोही है, उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे जो अंग्रेज बनाया करते, आतंकवादी बना बता दो। कितने पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, दलितों के पक्ष में काम करने वाले जो बुद्धिजीवी हैं वो आज जेल में पड़े। बम्बे में 3 साल हो गए। एक तो वो मरे गया बुढ़ा जो खुद गिलास ठाके पानी नहीं पी सकता था, वो आतंकवाद निरोधित यूएपीए के तहत जेल में डाल रखा था। जिन्होंने जिंदगियां लगाई अपनी आदिवासियों के बीच में, दलितों के बीच में काम करते हुए, वो देशद्रोही हैं, जेल में पड़े। और वो लोग जो खुलेआम तलवार, हथियार दंदनाते हुए कह रहे हैं, अपहरण कर ले जाते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं। पहलू खान की हत्या कर दी, धर्म संसद के नाम के ऊपर नरसंहार के आह्वान किए जाते हैं देश में, जहां शस्त्र पूजा होती है। युवाओं का दशहरा 5 तारीख ने, उस टाइम पे देखियो आरएसएस शस्त्र पूजा करता है। दशहरे के दिन इसकी स्थापना हुई थी। ये हथियार कहां से आए हैं? क्या लाइसेंसी है, गैर कानूनी है, क्या है? कैसे आ गए थे हथियार पूरे देश के अंदर? आरएसएस के पास हथियार है। शस्त्र पूजा किसके लिए की जा रही है? ये जो आतंकवाद है एक धर्म के नाम पर, जो जिस तरह से किया जा रहा है आज देश में, ये सबसे बड़ी खतरे। दोबारा से वही मनु का राज, ये शिक्षा, स्कूल जो तुम पता नहीं कैसे देख रहे हो, सब तब बड़ा उनके लिए ये ज्ञान का जो अधिकार है, लोगों का सोचने का, सवाल करने का, वैज्ञानिक तौर तरीका, ये जो कह रहा था ना, ये सवाल होना चाहिए। ये जो भगत सिंह ने भी कहा, ये इन्होंने अंबेडकर ने भी कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, शिक्षित हो, जागृत हो। ये शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार के रूप में भी स्थापित हुआ, सरकार की जिम्मेदारी, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन कानून बना। आज उस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सरकारी स्कूल, कुछ स्कूल मॉडल संस्कृति स्कूल का नाम दे दिया, उसमें दाखला फीस, ट्यूशन फीस लगा दी। स्कूलों के अंदर मास्टर भेजने नहीं, 3 साल से किताब नहीं। गरीबा के बालक हैं, उनके लिए किताब पढ़ने की सरकार की जिम्मेदारी थी। 3 साल हो गए, फिर कहा कि इसमें बालक कम आ गए, नतीजा खराब आ गया। अरे मास्टर तुम देते नहीं, कापी किताब तुमने दी नहीं, नतीजा क्यों करोगा? फिर भी बंद करो। स्कूलों को बंद किया जा रहा है। नया कोई एक स्कूल नहीं खोला, बंद जरूर करे। नई शिक्षा नीति के नाम पर अब जगह जगह ट्यूशन फीस बढ़ रही है। गरीब का बच्चा जो आज देश की आज़ादी के बाद बना था कि सबको शिक्षा का बराबर अधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, कोई एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा। महिलाओं के लिए भी जो पहले था, अब वो नहीं होगा। अब दोबारा से वही व्यवस्था दोबारा से लागू। धीरे धीरे नई शिक्षा नीति, कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं, नई नीति घोषित कर दी। और उसमें सारी शिक्षा जिसका गोद में रुपये होंगे, जिसे स्कूल में चाहो पढ़ा लो, सरकार अपना हाथ उससे खींचने जा रही है। सारे सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ, वो जितने टेस्ट हुआ करते मशीन, वो पी पा आगे, फीस पा आगे, पैसे दो। डॉक्टर है नहीं, नर्स है नहीं, अगर है भी तो आपको देना पड़ेगा फीस दे। तो कह रहे सरकारी और गैर सरकारी, प्राइवेट, और इसको हम बराबर करें, एक जैसा करें। बड़ा हमला है साथियों। इसलिए मैं आखिरी बात खत्म करते हुए आप एक अपील करूंगा इस समय के ऊपर। ठीक है, हमने बहुत ऐतिहासिक CITU के झंडे के नीचे के ऊपर हमारी आशाओं ने इतिहास रचा है। देश में हमारे हरियाणा के आशा के कर्मचारियों के आंदोलन ने एक प्रेरणा दी पूरे देश के स्तर के ऊपर। आज उसी की पहचान है कि हम उनकी पूरे देश का संगठन की स्थापना हरियाणा के अंदर हुई है। पहला सम्मेलन हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में किया गया। आंगनबाड़ी वर्कर्स 4 महीने की लंबी हड़ताल है, कुर्बानियाँ हैं, 1000 के करीब टर्मिनेट होगी, लड़े, अपन सब ने समर्थन दिया। हमारी मिड डे मील वर्कर्स, हमारे भवन निर्माण के कारीगर, मिस्त्री, मजदूर,
देश के स्तर के ऊपर हम कई राज्यों से ज़्यादा हमने लड़ाइयाँ लड़ करके, कई साल तो आड़ा लागू ही नहीं हुआ था बोर्ड, ये CITO कोई बोलने वाला नहीं था, कोई यूनियन नहीं थी, हम थे अकेले जो लगातार चंडीगढ़ में, पंचकुला में, यहाँ पे इस बात को आवाज़ उठा रहे थे कि बोर्ड लागू करो, हरियाणा के अंदर बोर्ड बनाओ। लागू करवाया और उसके बाद बड़ी बड़ी लामबंदियाँ हैं। और जितना हमने उस समय के ऊपर इस लड़ाइयों के दम के ऊपर किया, उपलब्धि हासिल की, उसके हरियाणा की मिसाल दी जाती थी दूसरे राज्यों में। उड़ा कन्यादान इतना, उड़ा दुर्घटना लाभ इतना, उड़ा यो ये है, हमें भी मिलना चाहिए, हरियाणा का नाम लिया जाता था। इनने एक साजिश रची, इसको मारना है तो एक काम कर लो। उस समय पर हमारे साथी भी नहीं समझ पाए, हालांकि कुछ जगहों पर विरोध भी किया हमने। हमारी यूनियन तो बात नहीं करा, यूनियन की वो जो थी तस्दीक उसको ख़त्म कर दिया, मेले लगाने शुरू कर दिए, साइकिल बटेगी, मंत्री आओगा, और उसके आधार पर कोई निर्माण का मजदूर था कि ना था, जो बीजेपी का मानस उनका साइकिल बटगी, बोर्ड का पैसा नाम वो कमाओ, चल रहा था। फिर कहा इसमें तो फर्जीवाड़ा हो गया, जो मजदूर नहीं है बोला वो बोर्ड में आ गए, तब मर्द ले आए, तब मत करने वाले थे वो काम। हमारा तो CITO का तुम करो, कमीशन बिठाओ, हमने कहा जांच करो, किसने करे आयु, किस यूनियन की तस्दीक से कौन झूठा है, करो तसल्ली। लेकिन उनकी नीयत खराब थी, इसलिए धीरे धीरे करके ये फर्जीवाड़ा का नाम दे करके इस स्कीम को, इस बोर्ड को मारने की तैयारी है, चल रहा है। डिजिटल फलाना धकड़ा, ये वो न्यारी न्यारी अपन लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ाएंगे, और कट्ठी भी सारे मजदूरों की लड़नी पड़ेगी, अकेले अकेली बात नहीं बनेगी। लेकिन इस अगली बात है वो ये है कि आज ज़रूरत ये है कि जो देश की सत्ता पर मोदी और खट्टर जो अपन दिख हैं देश प्रदेश में, ये तो भाई प्यादे हैं, प्यादे शासक वर्गों के। हमारी लड़ाई जो है देश के स्तर के ऊपर अगर देखोगे तो उनके खिलाफ है जो देश के संसाधनों पर जिनका कब्जा हो गया, और वो इस देश को और ज़्यादा लूटना चाहते हैं, और उसके लिए उनको एक घोड़ा चाहिए जो इनके काम आसान कर दे, लोगों को आपस में जात और धर्म के ऊपर बांटे, उन्हें दिखाई ना दे असल में तुम्हारा दुश्मन कौन है, आपस में कटमर है। वो घोड़ा है बीजेपी, उसका एक नेता है जिसका नाम है मोदी या खट्टर, या अलग अलग राज्यों में कितने योगी आ जाएगा, कितने और आ जाएगा, ये वो है। इसलिए आज इसका जोड़ यो है, तोड़ यो ही है जो आज़ादी के आंदोलन के नेताओं ने हमें कहा था। सांप्रदायिकता का अगर मुकाबला करना है, फूट परस्ती का मुकाबला, लूट और फूट का मुकाबला अगर करना है, तो देश की मेहनत कर जनता को एक इकट्ठा करना पड़ेगा, वर्गीय एकता स्थापित करनी पड़ेगी। मजदूर किसान की एकता के बगैर ये हो नहीं सकता। इसलिए तो गांधी गया घरा में, जिस दिन छूत मान्या करते उनका भी रोटी खा के आए। देश इकट्ठा नहीं होगा, मेहनत कर जनता, ये कुछ लोगों की पैटिशन से, कुछ लोगों के भाषण से देश नहीं आज़ाद होगा। तो ये थे वो लोग जिनके आखिरकार ये मजदूर और किसान, जिन्होंने जगह जगह देश के अंदर हड़तालें की, सत्याग्रह के, जेल भरी, ये उनके बेटा बेटी थे। ये भगत सिंह हरिजन को पूंजीपतियों के नहीं थे, एक छोटे किसान का बेटा था। ये तमाम के तमाम जितने भी अपने नेता हैं कौन थे, हमारे परिवार से। तो उन्हीं का सबक से आज ज़रूरत है इस 75वें साल के मौके पर हम शपथ लें कि हमें ये एकता, मेहनत कश की एकता। जब हम किसान की बात करते हैं, हमारे मजदूर मातम, क्योंकि जात का इतनी बड़ी बीमारी है और वो रही है, अभी तक भी भुगत रहे आप। जब हम कहेंगे यू किसान आंदोलन भी चल रहा था, भी हमारे माँ तो कहीं कहते जाटा का आंदोलन है, हमारा क्या मतलब इससे, किसान सारे जाट हो गए। अरे इन किसाना में भी देखो, थारे गांव में आंकड़े दे रहा हूं मैं, हरियाणा के अंदर ये जो खेती किसानी है ये एक नहीं है, सारे इनमें फाक है, बेटी दी का भी रिश्ता नहीं है। उनमें एक तबका तो ऐसा है सिर्फ 0.7%, 1% भी नहीं। हरियाणा में खेती लायक जमीन जितनी भी है उसका 26% का मालिक है कौन, 0.7% लोग, बड़े बड़े जिनके जमीन को मालिक है, सैकड़ों एकड़ जमीन, बड़े कारोबारी हैं, नेता भी हैं वह। और बाकी बड़ा हिस्सा किसानी का वो है जो सिर्फ खेती तो गुजारा कर नहीं सकता, बाधे पे, बटाई पे, साझे पे कर्जा उठा रखा है और कोई किसी तरह का रास्ता नहीं निकल रहा। कर्जा उठा कर खेती करी थी, मान ले अब या बारिश होगी, फसल होगी बर्बाद,
सरकार का मुआवजा नहीं, अगली खेती की कुर्बू कर्जा तय है। यो अपना भाई है, यो जो किसान है, जो बाध्य पे साजे पे जो खेती कर रहा है, लैंग थैंग हो रहा है और कोई रोजगार है नहीं, वो भी कई बार रेडी पटरी भी कर रहा है, कई बार मनरेगा भी कर लेता है, शहर में आगे और भी कोई काम करता है। यू है अपना बेली मजदूर का किसान का, यू जोड़ बिठाना पड़ेगा। जाट और गैर जाट की इस पहचान, इस नज़र से देखने की बजाय हमने इस नज़र से देखना है कौन है जो मेहनत की खाता है और कौन है जो बैठा लूटा है। इन जातियों में भी नहरी नहरी वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग, और उसमें उस जाट गेला कोई रिश्ता नहीं करेगा वो जिसका खूड चौके हैं, जिसके कारोबार हैं, उड़ा रिश्ता थोड़ा नहीं करेगा। ठीक है भाई। तो इस रूप में आज जात और धर्म ये यूँ मान कर चलो कि ये दुश्मन का दिया और हमारे बीच में बंटवारे का एक हथियार है। हम तमाम मेहनतकश लोगों को मिल करके और इस आधार पर हम जो भाईचारे के संगठन हैं, किसान सभा, सिट्टू, अपने खेत मजदूर यूनियन, वर्गीय संगठन है। अभी दिल्ली में कन्वेंशन हुई 5 सितंबर को और फैसला लिया कि जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा बना था देश में, न्यू किसान का मजदूर का एकता स्थापित करके ये जो 1-1.5 साल बच रहा है देश का, ये बहुत निर्णायक है। 24 का चुनाव से पहले हमें देश के स्तर के ऊपर ये राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े से नहीं बात बनेगी। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां तो जिन डरा रखी हैं, बिल में बड़ी हैं, जब किसान आंदोलन खड़ा हो तो लिखड़ी है कई सारी, तो जनता को आना पड़ेगा। और इस आधार के ऊपर पहलकदमी ली है इन 3 संगठनों ने कि पूरे देश की शुरुआत आप करेंगे बजट सत्र के ऊपर, दिल्ली में बड़ा एक जमावड़ा करेंगे। हरियाणा के लेवल पर हमने कहा कि उससे पहले मीटिंग हुई है हमारी इकट्ठी तीनों की, और गांव-गांव के स्तर के ऊपर आप आपस में संघर्ष कमेटी, तालमेल कमेटी बनाओ, ब्लॉकों पर कमेटी बनाओ और अपन मिल करके उड़े। देखो भाई, आशा भी, आंगनबाड़ी भी, मिड डे मील भी, भवन निर्माण भी अपनी अपनी मांग पत्र करते रहना, पर थारी मांग पत्र भी यह बात तो कोई ना कि गांव का स्कूल बंद होने लग रहा है, मास्टर कोई ना, या पढ़ाई सबकी बननी चाहिए। थारी मांग पत्र के अंदर ये तो बात कोई ना कि आ रहा है अस्पताल होना चाहिए, उसमें डॉक्टर को ना, दवाई आनी चाहिए। मांग पत्र में यह चीज़ तो कोई ना, बिजली, पानी पीने का, गली पक्की सड़क, ये तो कोई ना। उसमें तो ये है मेरा वेतन दो, वह है जरूरी मांग से, उस पर लड़ांगे, लड़ रहे हैं, लागे भी चलाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ साझी मांग भी है, उस किसान की भी है और वो मेरी भी है। गांव के अंदर मनरेगा क्यों नहीं मिलेगा? अगर हम और वो मिलकर अगर वहाँ मोर्चा लगाएं, कोई अधिकारी को बढ़ने नहीं देंगे, घेरा करेंगे, रतिया में करके दिखा अपन इकट्ठे, बीडीओ का दफ्तर के ऊपर जाकर डेरा लगा दिया, रात दिन उड़े पतीले धर दिए, बचदे ही आया, उड़े आकर न मस्ट्रोल बनाना पड़ा, मनरेगा का काम देना पड़ा। लड़कियां भूख हड़ताल के ऊपर बैठ गई स्कूल के अंदर, फतेहाबाद में। हमारा स्कूल के अंदर मास्टर आने चाहिए, स्कूल को अपग्रेड करना चाहिए, नहीं तो मरांगे यार, भूख हड़ताल कराएंगे। गांव इकट्ठे हो गए, आखिरकार उड़स कुछ करना पड़ा प्रशासन में। न्यू आपन है अलग अलग जगह ब्लॉक में, लोकल लेवल पर इकट्ठे होकर हमने मोर्चे लगाने पड़ेंगे, ये मंत्री घेरने पड़ेंगे। अब सारा एक जगह तो नहीं हो सकते, लेकिन लोकल लेवल पर जहाँ पर और काम करते हुए भी गेल की गेल अपनी काम भी कर लेंगे, यूटिलिटी पुगा लेंगे, और गेल की गेल यूँ भी है कि गांव में आंदोलन खड़े कराएंगे। और ये करते करते मैं आह्वान करता हूँ जींद, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोगों ने मोर्चा उस समय पे भी संभाला था, लामबंदी भी किया। अपन याद करो उस समय कांग्रेस का राज था। 2013 में हरियाणा के इतिहास में CITU की सबसे बड़ी रैली थी जो अपन करी थी, 9 नवंबर का दिन था, जींद की रैली थी। और उसकी दाब में अगले दिन ही कांग्रेस की रैली थी गोहाने में। हमारी मांगों को उनको स्वीकार करना पड़ा था। चुनाव से पहले हमने यूँ वातावरण बनाना है कि राज हमने बनाएंगे, हम तय करेंगे कौन बनेगा, और बीजेपी को हराना देश के स्तर के ऊपर आज सबसे, और हरियाणा के स्तर के ऊपर यूँ देश बचेगा नहीं अगर बीजेपी सत्ता में रहेगी। उसके लिए हमने यूँ काम करना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा जब हम यूँ जागरूकता लेकर के चलें। गामा गामा अपने अपने गांव के स्तर पर तालमेल बिठाओ, उड़ा पूछो कोई किसान सभा है, कोई खेत मजदूर यूनियन है, वो ना भी है तो कम से कम अपने गांव में भवन निर्माण की यूनियन तो है, आशा की है, कोई आशा वर्कर तो पाओगी,
मिड डे मील तो पाओगी, आंगनबाड़ी वाली तो पाओगी, गांव का सफाई कर्मचारी तो पाओगा, चौकीदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यह हमारी जमात है, गांव में रहा पर हमारा गांव में आपस में कोई तालमेल नहीं। यह हमारी फौज है, इस फौज ने इकट्ठा करके देखो, पंचायत चुनाव होंगे, अगर यह फौज हमारी इकट्ठी हो और हम गांव में कहा कि हमारे गांव गरीबा के बालक जो भी सरपंच बनेगा, पंचायत बनेगा, गांव का स्कूल का एजेंडा होगा कि नहीं होगा, गांव में लाइब्रेरी होगी कि नहीं होगी, गांव में बालका की छोरिया के आन जान का बस का इंतजाम होगा कि नहीं होगा, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पीने के पानी का, ये जो मसले हैं, ये मसले गांव में तालमेल करा तो पंचायत हमारे चाली होगी। वोट चाहिएगी, आओगे घर घर नमस्ते करेंगे, क्योंकि वोट मार दो रहे। यह ताकत पहचाननी पड़ेगी अपन, और इसमें से ही अपने में से ही कोई पंचायत मेंबर भी क्यों ना बने, कोई ब्लॉक समिति में क्यों ना जाओ अपने प्रतिनिधि। ये जो चौधरी अपन इतने जो नेता बनाए ना, वो देख लो, उन्हें आज पहचान लो, सबक है। जिन नाम इतने नेता माना करते ना, यू हवा इसका ब्योत है, बड़ा चौधरी है, बड़ी कोठी है, रुपया वाला मानस है, इसकी हवा है, इसकी अखबार में छपे है, बड़ी मोटी मोटी टारा की गाड़ी है, वो हमारे चौधरी दिखा करते। बिला ब्योत इसका, बिला रमेश का के ब्योत से सारा साल लड़ा था, सिट्टू का नेता है, इसका तो कोई ना, पर नेता वो वोट उसका। वो कौन थे सारे? वो सारे के सारे बिकाऊ हैं, 2 नंबर का 10 नंबर का धंधे करने वाले लोगों का, उनका कोई ब्योत नहीं बीजेपी के सामने खड़े होने का। उनने कहा बोल, या ईडी है, सीबीआई है, तने जेल में जाना, अगराज में आना, जेल में जाना हमारे विरोध में, तो यह सीबीआई रही, धंधे कर रहा तू क्या डाल के। और वो सारे के सारे गए। ये आपका नेता, आपका नेतृत्व तो राजनीतिक तौर पर पहचानना पड़ेगा। क्यों केरल के अंदर एमएलए नहीं बिकते? क्यों उड़े सीबीआई काम नहीं करती? क्यों उड़े ईडी काम नहीं करती? विरोध मोदी तो एक आंख निशान दीवा सरकार, सब के हमको करके देख लिया। वो इसलिए नहीं है, वह ईडी सीबीआई उनका काम करती को ना, क्योंकि उन्होंने कोई चोरी का काम ना कर रखा, उन्होंने कोई गलत धंधे ना कर रखे। क्या कर लेगी ईडी सीडी, क्या कर लेगी? पर उड़ा वह एमएलए जो बने हैं, वह एमएलए इस बात के ऊपर नहीं बन रहे कि किसका कितना ब्योत है, किसका कितना कारोबार है। वो इस बात पर बन रहे हैं कि मजदूरों के लिए काम करते हुए कौन लोग थे जो बिके नहीं, टूटे नहीं, खरे उतरे तमाम तरह के हालात के अंदर, वो लोग हैं, वो असली नेता हुए हैं। इसलिए केरल की सरकार, अब ममता का भी पूंजड़ बदाब रखा है, ये तो क्या है, आरएसएस बहुत अच्छी है अभी, अब मोदी जी के उस गीत गा रही है वगैरह वगैरह। तो ये फ़र्क है। इसलिए और मैंने काफ़ी समय आपका लिया है। राजनीति के स्तर के ऊपर हम कई बार लोग को कह देते हैं, पर राजनीति तो दूर रहो, राजनीति गंदी चीज़ है। अरे राजनीति ने तो खड़े बिठा रखे हैं, ये कानून, ये नीतियाँ राजनीति तय करती है। या राजनीति थी जिसने देश की आज़ादी के बाद कहा कि राशन वितरण व्यवस्था होगी, ये मंडी का होगा, लाभकारी मूल्य होगा, पढ़ाई होगी, अस्पताल होगा, यह राजनीति ने तय करा था। यह राजनीति थी जिसने कहा कि निजीकरण होगा, यह राजनीति थी जिसने कहा लेबर कोड खत्म होंगे, लेबर कोड बनेंगे, श्रम कानून। यह राजनीति है, राजनीति ही तय करेगी। राजनीति सबके लिए नहीं होती, राजनीति किसी के पक्ष की होती है, किसी के विरोध की होती है, उसका एक वर्गीय चरित्र होता है। तो मजदूर की राजनीति, मजदूर का राजनीति कौन करेगा? जो मजदूर के पक्ष की राजनीति करता है। आप किसी ने और ने बना दो, वह बात है कि बिल्ली के भरोसे को डाउनी। राजनीति में आना पड़ेगा, अपनी राजनीति पहचाननी पड़ेगी, उसको मजबूत करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जन आंदोलनों को मजबूत करना पड़ेगा। जनता के संघर्षों के बगैर हमारी तो अखबार में भी ना हुआ है, हमने बेरा है, उनका कागज पट है ना, उन्हें पता है दुश्मन कौन है, इसलिए हमारी टेलीविजन में चर्चा नहीं होगी, अखबार में चर्चा नहीं होगी। हमारी चर्चा तो जनता के बीच में आप लोगों के मार्फत घर घर जा करके आपको प्रचारी बनना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, तब जाके बात करेंगे। इसलिए फैसला हमारा ये, आह्वान ये है कि CITU का हर कार्यकर्ता, हर सिपाही अपनी अपनी जगह के ऊपर संगठनकर्ता बनेगा, तालमेल बनाएगा। अपनी कमेटी तो बनेगी सीटू की, लेकिन हम उसके साथ साथ गांव के स्तर के ऊपर किसान, मजदूर, खेत मजदूर,
इनका तालमेल बिठा करके अपनी और मांगों के अलावा स्थानीय साझी मांग जो हमारे गांव की, रहने के लिए प्लाट क्यों नहीं चाहिएगा? गरीब आदमी को भी आज जो बना रखी है सेल्फ हेल्प ग्रुप, गुठा लगाना पड़ा है प्राइवेट सूद खोर के, सस्ती दर के ऊपर गरीब को क्यों नहीं मिला? ये बहुत सारी हमने मांग चर्चा की है, साझी मांग है, मेरी भी है और वो साझेदार जो बटाई पे खेती करने वाला उसकी भी, ये कॉमन मांग। इनको लेकर के लोकल लेवल पे अपने अपने अभियान संघर्ष चलाते हुए और दिल्ली में जब आह्वान होगा उस समय पे इस बार हमारा ये संकल्प है हरियाणा की तरफ से, देश के आसपास के तमाम राज्यों से ज़्यादा संख्या अब की बार हरियाणा की होनी चाहिए और वो आपके भरोसे है। यो समय हमारे पास है, ये जो 3-4 महीने जो हमारे पास हैं, इसमें यूँ काम करते हो, यूँ करके दिखाना है। यहाँ से बदलाव की शुरुआत हरियाणा से हम करेंगे, ये संकल्प लेकर के जाओ। तो इन्हीं के साथ इस सम्मेलन की कामयाबी की कामना करते हुए आपको चर्चाएं करनी है अपने संगठन के लेवल पर भी। कई सारी कमजोरियां हैं, कुछ एक नेताओं के भरोसे छोड़ देते हैं। हर किसी को नेता कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, तब जा कर के बात बनेगी। नहीं तो कुछ एक लोग हैं बूढ़े हो जाएंगे, इसके पाँव खराब हो गए, गोड्डा चला जाता नहीं, बीत पी रहे हैं, कुछ और रहे, सारी उम्र लग गई, सदा रमेश कुकर कर देगा। कपूर की भी अपनी सीमा है, सब न कपूर रमेश बन के अपने सब जिम्मेवारी से करेंगे। और जब आपने कभी कभी बीड़ा लिए तो हमने बेरा हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा इस किसान आंदोलन में भी अगर किसी ने लोड उठाया और उसमें सिट्टू का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो लंगर चला था शुगर मिल के पास, कैसे हमारे साथी दिन रात 24 घंटे किसी टाइम पे भी को आया, सबसे ज़्यादा किसान यहाँ से गुजरते थे, लंगर टूटने नहीं दिया। तो इसके लिए आपको सलाम भी करता हूँ जींद के साथियों को मैं, हमारे साथियों ने जितना किया और वो याद करते पंजाब के लोग आज तक भी याद करते, एक नाम रोशन किया है। तो इसी भावना को हमें मजबूत करना है और इसी के आधार के ऊपर हमने जींद में इस सम्मेलन के बाद से गांव-गांव के स्तर पर, सारे गाँव में नहीं कर सकते, 10% में 20 में जितने हम कर पाएंगे, लेकिन यह हम तालमेल बनाएंगे और ये आंदोलन की मशाल जगाएंगे। ये पूरे हरियाणा के स्तर के ऊपर एक नया पूरा हरियाणा के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।